नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1999, नो सॉरी 1991। तो इसमें हमने वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बतानी है जो क्या है 1951 टू 1991 में जो है फॉलो की गई थी बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, मतलब आफ्टर आपका जो इंडिपेंडेंस। बेसिकली मैं ये चीज़ बता दूं कि अब जो ये वाली इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं चलती है, क्योंकि आफ्टर 1991 जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, और जनरली अभी वही जो आपकी चल रही है। क्लियर, बट जैसे हम इन्होंने हमें टॉपिक पूछा है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइमिंग पे हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही थी, तो इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग ये वाले फीचर्स जो है एक्सप्लेन करने हैं कि 1951 टू 1991 में क्या क्या हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आए जिससे हमारा जो है वो ग्रोथ हुआ। क्योंकि पहले जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही हमारा सारा जो है वर्क चलता था, हमारी जो सारी वेल्थ है उनके पास चली गई थी। ठीक है, तो हमने कैसे हम जो है एक डेवलपिंग स्टेज पर आए हैं। क्लियर, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब देखो उस टाइम पे क्या किया गवर्नमेंट ने, जो हैवी रिलायंस रखा, जो मतलब मेन फोकस रखा वो किस पे रखा, पब्लिक सेक्टर पे। क्यों? क्योंकि देखो जो पहले ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारी इन्वॉल्वमेंट रखी थी अपनी इंडियन इकोनॉमी में, वो ही अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे। क्लियर, तो उस टाइम पे ऑब्वियस है कि एक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को ही अपना जो है इनिशिएटिव लेना पड़ना था। अगर हम फिर से प्राइवेट सेक्टर लेके आते तो होप से हो सकता था कि अगेन जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते और अगेन से जो इंडियन पीपल है वो मैनिपुलेट हो जाते। क्लियर, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस केस में सोशल वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर, तो इसमें देखो बच्चे, जो आपका मेन एक्ट आता है दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR। ये बेसिकली बच्चे आपको एक्ट याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज जनरली 1 मार्क पे क्वेश्चंस इनके आ भी जाते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा सच कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस है एक। तो बट इसमें जो मेन चीज़ है जिस पे ज़्यादा हमने फोकस करना है दैट इज़ उनके डाटाज हैं और जो एक्ट है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे आपको जो है मार्क्स ज़्यादा अचीव होंगे इंडियन इकोनॉमी में। क्लियर, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट एक थ्योरी, जैसे हम एक हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वाला कंसेप्ट है इसमें। क्लियर, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स और इनकी जो डाटाज हैं उन पे फोकस करना है। क्लियर, अब देखो उस 1956 है इसका एक्ट, तो उस चीज़ में क्या था, उन्होंने जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो क्या रखी थी, रिजर्व रखी थी फॉर पब्लिक सेक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही वर्क करेंगे। और जो 12 इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ऑब्वियस है हमारी वेल्थ हमारे पास नहीं थी, तो हमें कोई ना थोड़ा बहुत तो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए था, तो इसलिए हमने जो कम इंडस्ट्रीज रखी थी प्राइवेट सेक्टर के लिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो है फुल एम होगा, मतलब वो जैसे चाहे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सोशलिज्म पैटर्न की तरफ था, कि हमने सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ सोचना है। क्लियर, अब जनरली चलो मैं थोड़ा सा आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ कि जो 17 उस टाइम पे हमारी जो पब्लिक सेक्टर थी जिसमें मेन फोकस हमने रखना था गवर्नमेंट का, वो था आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरीज होगी, मिनरल ऑयल हो गया, कोयल होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवे हो गया, एक्सेट्रा। मतलब जिस पे रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी तो अब भी है, बट अब जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर थोड़ा कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बट उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर का फोकस ज़्यादा था। तो जनरली ये जो इंडस्ट्रीज़ थी इन पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ही वर्क करती थी। क्लियर, और जो प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने रिजर्व रखी थी, वो थी आपकी मशीन टूल्स बनाना, या रोड एंड सी के जितने भी ट्रांसपोर्ट बनते हैं वो, या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स बनाना। क्लियर, मतलब उनके लिए ये लिटिल बिट मैंने एग्जांपल्स दिए, आपको सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है तो वो भी किसके अंडर ही आता था, पब्लिक सेक्टर के अंडर ही। ठीक है, कोई भी आर्म्स या इम्यूनिशंस बनाना। तो अब जो है जनरली प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। चलो ये अब की बात है, बट हम तब पहले की बात करें तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था। देन था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब डजन मीन कि हमने सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे फोकस करना है, जैसे मैंने बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो उसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस देनी थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन लिमिट्स। क्लियर, तो उसके लिए क्या था, उसके लिए भी एक एक्ट था आपका दैट इज़ IDRA एक्ट 1948। ये क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। बट वो इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कैसे करनी थी हमने,
क्योंकि जो न्यू इंडस्ट्री उस टाइम पे थी, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर का फोकस हमने ज़्यादा नहीं रखना था, तो उस टाइम पे उनको विदाउट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के इस्टेब्लिश नहीं किया जाता था। मतलब उनको ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे प्राइवेट सेक्टर को, प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, कि मतलब वो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है ये सब कुछ है उन्होंने अपना शो करना होता था कि वो कैसे पीपल से चार्ज करेंगे और कैसे अपने प्रोडक्शन को बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें मटेरियल यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें उनको बतानी पड़ती थी। तो अब ये चीज़ क्यों की गई थी? ड्यू टू MRTP एक्ट। क्लियर? अब देखो MRTP एक्ट क्या था, MRTP का मतलब क्या होता है, मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। अब मोनोपली का मतलब आपको पता ही है कि किसी एक सिंगल सेलर का पूरी मार्केट पे पूरी मार्केट को कैप्चर करना, ठीक है, कि पूरी मार्केट पे उसी का फोकस है, पूरी मार्केट को वो ही क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। बट अगर मोनोपली हो जाती, तो खुद सोचो उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही प्राइवेट सेक्टर जो था उसी के वही जो है पूरी इंडस्ट्री को फिर से क्या करता, मैनिपुलेट करता पूरी इकोनॉमी को, ठीक है। तो उस टाइम पे हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, तो इसलिए मोनोपली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है 1961 स्टार्ट हुआ था, जिसने सेवरल रिस्ट्रिक्शंस की थी किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। क्लियर? कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सेट करते बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, कि उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में अपना ऑल ओवर सारा कंसेप्ट जो है क्लियर करना पड़ता कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, कितना उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा, ऑल दिस थिंग। क्लियर? तो द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वॉज टू इंश्योर दैट देयर वाज नो कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, की प्राइवेट सेक्टर की मोनोपली मार्केट में ना क्रिएट हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चे थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। अब देखो, अब ये दोनों है प्राइवेट सेक्टर्स की ही बात आ रही है, बट प्राइवेट सेक्टर में भी दो इंडस्ट्रीज थी, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब देखो सबके पास तो इतना पैसा नहीं होता था कि वो सारी की सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही सेटअप कर सकती थी। जो बेसिकली एग्रीकल्चर बोल रही हूँ, जो बेसिकली रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करना था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने लेवल तक कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करें। तो इसलिए उनको क्या बोलते थे हम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। क्लियर? कि उनको एक बेसिकली अब MRTP एक्ट यहाँ भी फॉलो होता था किसके ऊपर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है ज़्यादा जो है जो कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो SSI के लिए रिजर्व रखे गए हैं वो प्रोडक्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो सर्टेन जो रिजर्व रखे गए थे SSI, मैं आपको बता दूं पहले जो 836 आइटम्स थी जो SSI के लिए रिजर्व रखी जाती थी कि वो ही बनाएंगे, बट अब ये कितनी हो गई हैं, 800। क्लियर? तो इसमें जैसे मसाला हो गया, मैच स्टिक्स वगैरह बनानी, टोबैको प्रोडक्ट, पिकल, ब्रेड भी था इसमें बट वो अब स्किप कर दिया गया, जैसे बैंगल्स बनानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो इसके लिए बेसिकली हैंडलूम एंड सिल्क बोर्ड भी बनाया गया था, ताकि वो इनके प्रोडक्ट को क्या कर सके, मार्केट कर सके, मतलब बेच सके, ठीक है। ये चीज़ें जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाती थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाली बेसिकली जो प्रोडक्ट थे ये किसके तरफ थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ये वाले प्रोडक्ट्स बनाती थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये वाले प्रोडक्ट। और आज भी अभी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं, ताकि उनकी रेवेन्यू भी जनरेट हो सके, रूरल डेवलपमेंट, रूरल भी क्या एरिया भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। क्लियर? और उन्हें अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, लाइक उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। कम ही पैसों में वो क्या है, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम कैपिटल चाहिए होगी। क्लियर? अब देखो फोर्थ वन इज दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसमें क्या था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। हैवी इंडस्ट्री मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज़ रिलेट करती है बच्चे मशीनरी से, ठीक है। तो वो इसमें क्या है, बेसिकली 3 आपकी मेजर इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की इंडस्ट्री हो आपके पास, इंजीनियरिंग गुड्स जहाँ पर मशीनरीज ज़्यादा बनती हो, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि देखो बच्चे इन तीनों के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरी, कि इन तीनों के बिना आपकी कोई भी चल सकती इंडस्ट्री नहीं चल सकती। क्योंकि देखो किसी भी इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी इंपॉर्टेंट है, और आयरन स्टील बेसिस, आयरन एंड स्टील ही नहीं होगा तो मशीनरी कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको यूनिवर्सल इंटरमीडिएटरी बोल रहे थे। कोई भी इंडस्ट्री इनके बिना रन नहीं कर सकती, तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस था, मतलब इनको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत थी उस टाइम पे। क्लियर?
उसके बाद क्या था, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे सेविंग नहीं ज़्यादा करते थे, अपने घरों में ही पैसा रखते थे। अगर सेविंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्टअप कर दिया, ताकि लोग जो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें बैंक्स में, और इन्वेस्टमेंट लोगों में इंड्यूस की कि ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में। वो कैसे कि अगर लोग किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, या फिर उन्हें कोई कैपिटल ग्रांट, मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था कुछ टाइम के लिए, मतलब 5 साल या 10 साल के लिए उन्हें सब्सिडी रेट पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, या उन्होंने या गवर्नमेंट खुद उस पर इन्वेस्ट कर देती थी, या उन्हें कोई कैपिटल ग्रांट दे देती थी। कैपिटल ग्रांट मीन्स वही कि उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, ठीक है, जिससे लोग क्या है इंड्यूस होते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन करना, तो वही हम चाहते थे कि फॉरेनर्स यहाँ पर आके अपना जो है जो प्रोडक्शन अपनी जो है मार्केट ना क्रिएट करे, इसलिए हमने क्या किया था, जो गवर्नमेंट ने हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिससे हम इंपोर्ट नहीं करते थे। ऑब्वियसली देखो, अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी तो हम ऑब्वियसली बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे, और अगर ज़्यादा ज़रूरी था तो उस पर क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब अगर कुछ मंगाना है तो बहुत लिमिटेड सामान होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम क्वान्टिटी में, ताकि हम फॉरेन कॉम्पिटिशन से बच सकें। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये बच्चे आपका सेल्फ सफिशिएंसी का ही पॉइंट आ जाएगा, कि जो चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है ना, उसका बेटर वे क्या है कि हम उसको डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करें, खुद की ही एरिया में प्रोड्यूस करें, जिससे क्या है हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बच जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि देखो, अगर बाहर से चीज़ मंगाओगे तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई है तो ऑब्वियसली उनको आप डॉलर में ही पे करोगे, तो जिससे अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, सेव होगा। क्लियर। उसके बाद देखो, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, वही चीज़ है कि हमने फॉरेन कंपटीशन को रिड्यूस करना था, ख़त्म करना था, तो इसलिए हम फॉरेन कैपिटल को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कि फॉरेनर्स जो क्या है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये बेसिकली क्या है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें इसके अंडर भी एक एक्ट आता है फेरा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, कि मतलब प्रॉपर रेगुलेशन बेसिस पर ही अगर हमने वहाँ पर इन्वेस्ट करना या वहाँ के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन फेरा के बेसिस पे होता था कि कितना को कर सकते हो। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको अवॉइड ही किया गया था कि FDIs नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था कि हमने कंट्रोल रखना था डोमेस्टिक मार्केट का बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है हमारी मार्केट को कंट्रोल ना कर सके। ये बेसिकली जर्नलिस्ट का पॉइंट था। क्लियर। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लास्ट बच्चे आपका पॉइंट है दैट इज सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसमें क्या था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या था कि 5 ईयर प्लान्स के अलावा जो स्टेट लेवल है ना, वो भी अपने लेवल पर प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। ये ऑब्जेक्ट क्या थे, एट द लेवल स्टेट लेवल डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, मतलब अलग से स्टेट लेवल भी अपने जो प्लान्स बनाए अपने अपने एरिया को ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये क्या थे, सेंट्रलाइज प्लान, जो आपके 5 ईयर प्लान्स थे उनसे अलग थे। क्लियर। ये बच्चे आपके 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई हैं। इसके अलावा जो अब हमने जो बेसिक मेजर पढ़नी है दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो इसका बेसिकली आपको अदर से चैप्टर है, ठीक है। तो मेनली अब ये वाली ही पॉलिसी आपकी चलती है। क्लियर। तो बच्चे आपका टॉपिक फिनिश हो गया। कोई भी अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।